हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की फर्स्ट भाग के लास्ट चैप्टर की बात करने वाले प्यारे बच्चों। यहां से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक विस्थापन धारा क्या होती है और एक मैक्सवेल के समीकरण को पूछा जाता है प्यारे बच्चों। और चैप्टर बहुत सरल है, बहुत आसान है और उससे भी आसान और सरल हम बना देंगे प्यारे बच्चों। यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आज के चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। आज के चैप्टर का क्या नाम है प्यारे बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अर्थात आज हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, परंतु उससे पहले हम थोड़ी बहुत जान लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, या पहले हम चर्चा करते हैं तरंगे क्या होती है। पहले बच्चों आपने कक्षा 9वीं की क्लास से ही तरंगों के बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं। 11वीं क्लास में सबसे ज्यादा तरंगों के बारे में डिटेल से चर्चा होती है। आपने किसी न किसी दूसरे शिक्षक से या टीचर के माध्यम से पढ़ा होगा या खुद से पढ़ा होगा तो जरूर जानते होंगे कि तरंगे क्या होती है प्यारे बच्चों। परंतु एक दो एग्जांपल आपको दिया जा रहा तरंगों का क्या होता है। ऐसा बात होता है कि तरंगे आपकी दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ होती है, एक अनुदैर्घ्य होती है। एक अनुप्रस्थ होती है, एक अनुदैर्घ्य होती है भैया। अब अनुप्रस्थ कौन सी होती है और अनुदैर्घ्य कौन सी होती है? जो तरंगे इस प्रकार से चलती हैं उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और जो तरंगे इस प्रकार से चलती हैं, जो संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं, उन्हें हम अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। और जो जो श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। अब बात होती है कि तरंगों का आप एग्जाम्पल कैसे देखते हैं। आपने देखा होगा कि अनुप्रस्थ तरंगे का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए जैसे आपने देखा होगा शांत जल होता है, तालाब होता है, कुआं होता है, उसमें एक छोटा सा कंकड़ डाल देते हैं, छोटा सा पत्थर फेंक देते हैं, तो क्या होता है? जो जल होता है वो जल के लेयर एक लेयर दूसरे लेयर को धक्का देते हुए ऐसे 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 करते करते किनारे तक पहुंच जाते हैं। क्या जल अपने स्थान से आगे जाता है? नहीं, जल वहां से नहीं जाता, परंतु जल की जो परतें हैं एक परत दूसरी परत को धक्का देता है, एक परत दूसरे परत को विस्थापित करता है। ऐसे एग्जाम्पल आपने कई देखा होगा प्यारे बच्चों। तो ये होता है अनुप्रस्थ तरंगे, ये होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। अब हम यहां चर्चा करेंगे आखिर विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी तरंगे हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो भैया यहां पर लिखा गया है वह तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। यानी आप ये समझिए कि ऐसी तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे जो कि जैसे ऐसे इधर आगे की तरफ जा रही हैं। ये एक अंगुली मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तरंग है। अब ये तरंग की संचरण की दिशा है, मतलब ये इधर आगे की तरफ ऐसे ऐसे करके बढ़ रही है। अब हम इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे तब कहेंगे जब इस पे विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ हो और चुंबकीय क्षेत्र इधर आपके तरफ हो, यानी लंबवत हो एक दूसरे के, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों वो तरंगे कौन सी तरंगे होंगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी। यानी मोटे तौर पे अगर हम बात करें कि ऐसी तरंगे जिनके जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उसके संचरण की दिशा के लंबवत होंगी, तो उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। यहां पर लिखा गया है ये जो तरंगे होती हैं, ये तरंगे कहां से उत्पन्न होती हैं? दोलित विद्युत परिपथ से उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों। और हम लोगों ने दोलित विद्युत परिपथ पढ़ के रखा है, तो क्या लिखा गया है कि ये जो तरंगे होती हैं वो कहां से उत्पन्न होती हैं? दोलित विद्युत परिपथ से उत्पन्न होती है। अब कैसे दोलित विद्युत परिपथ से उत्पन्न होती है तरंगे प्यारे बच्चों? जो आवेश होते हैं उनको हम लोग क्या कराते हैं, उनको जो है अधिक त्वरित करके जब गतिशील करा देते हैं, जब गति करा देते हैं, तो कौन सी तरंगे उत्पन्न हो जाती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वहां पर निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से हमने क्या कहा, ये कैसे उत्पन्न होती है? ये तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? आवेशित कणों को अधिक त्वरित करके गति करा दिया जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हो जाती है? वहां पर उत्पन्न हो जाती है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है आप वहां से देख लीजिएगा।
फिर इनकी प्रॉपर्टी होती है, इनके कुछ गुण होते हैं। उनमें सबसे पहला गुण क्या होता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अब हमने अनुप्रस्थ तरंगे पहले ही बता के रखा है कि ऐसी तरंगे जो इस रूप की चले, वो इस रूप का यानी अर्थात ये मध्यमान होता है प्यारे बच्चों। ये ऊपर की अवस्था को हम कहते हैं श्रृंग और नीचे की अवस्था को हम क्या कहते हैं, गर्त। तो भैया क्या कह रहा जानते हैं कि ये श्रृंग और गर्त के रूप में जो तरंगे चलती हैं, या हम कहते हैं जो तरंगे इस रूप में चलती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, ये तो मैंने डिफिनीशन में ही बता के रखा है कि इन तरंगों की जो वैद्युत क्षेत्र होती है E और जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है वो संचरण की दिशा के लंबवत होता है, अर्थात अगर तरंगे इधर जा रही हैं तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा और चुंबकीय क्षेत्र आपका ऊपर की तरफ होगा, इस प्रकार होगा प्यारे बच्चों। तो ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि निर्वात में भी चल सकती है, मतलब इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। जैसे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग जो है, हमने कहा कि आपके घर वाले, आपके पिताजी या कोई भी अगर आपसे क्या करता है, पानी मांगता है, भाई कि पानी लेके आओ, तो पानी को ले जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे गिलास की, तमाम बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। आप पानी किसी न किसी बर्तन में ही लेके जाओगे। तो अगर किसी ने कहा कि बेटा थोड़ा सा यहां पर लाइट दिखा दो, आपके हाथ में लाइट वाला स्रोत है, लाइट वाला सोर्स है, तो आप क्या करोगे, वहीं से लाइट जलाते हो, पूरा दिखने लगता है। तो लाइट को ले जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, और ऐसे तरंगों को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। यानी इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इनको चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्यारे बच्चों, सॉरी चलने की आवश्यकता नहीं, इनको निर्वात में भी चल सकती है, अर्थात इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आगे कह रहा कि ये जो तरंगे होती हैं, ये तरंगे बड़ी गजब की होती हैं कि अगर इनको हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं तो विक्षेपित नहीं होती। अर्थात आप ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं प्यारे बच्चों कि जैसे हमने कहा कि ये एक चुंबक ले लिए, चुंबक का एक पोल N हो गया और दूसरा पोल क्या हो गया, S हो गया, ठीक। चुंबक का एक पोल N, चुंबक का एक पोल S। अब इनके बीच जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को गुजारेंगे, जब किसी चुंबकीय, अब ये दोनों चुंबक के बीच का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है भैया। हो जब किसी चुंबक के बीच या किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत चुंबकीय तरंगों को गुजारेंगे, इनमें किसी भी प्रकार का विक्षेपित नहीं होता, अर्थात इनमें इस पे चुंबकीय क्षेत्र का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र का भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे अब हम चर्चा करेंगे विस्थापन धारा की। विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी, विस्थापन धारा का व्यंजक क्या होता है और विस्थापन धारा क्या होता है, सबकी चर्चा करके जाएंगे। चलिए तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपकी नेक्स्ट टॉपिक है विस्थापन धारा। अब विस्थापन धारा क्या होता है, प्रश्न ये है कि विस्थापन धारा क्या है। एकदम आप ये समझिए कि विस्थापन धारा जब आया तो एक नई, समझ लीजिए एक नया आविष्कार हुआ। इतनी देर तक, बचपन से लेके आज तक आप लोगों ने पढ़ा था कि आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। बात समझ में आ रही है? आवेश के प्रवाह के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम सम्मोहन धारा कहते हैं। कौन सा धारा कहते हैं? सम्मोहन धारा कहते हैं। परंतु आज आप सीखने जा रहे हो प्यारे बच्चों कि हम आवेश को नहीं प्रवाहित करेंगे तो भी धारा उत्पन्न होगा। अब वही धारा जो होगी उस धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर ये धारा कैसे उत्पन्न होती है। पहले एक बार आप परिभाषा को पढ़ लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण परिपथ में उत्पन्न होने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है। इसे हम आईडी से व्यक्त करते हैं। अब डिफिनीशन तो आपको इतना सरल लगा होगा कि उसकी, आप जितना सरल आपको डिफिनीशन लग रहा होगा प्यारे बच्चों, उससे कहीं ज्यादा इसकी जो चीज समझाने जा रहे हैं वो आपको सरल हो जाएगा। केवल आप देखिए, हमने किया क्या कि भैया एक संधारित्र ले लेते हैं,
या हम कह दें दो ठो समांतर प्लेट ले लेते हैं। ठीक, ले लिए दो समांतर प्लेटें। अगर हम इनका नामकरण रखना चाहे तो नाम रख सकते हैं P1 और P2। ठीक, अब इनको हमने एक बैटरी से ले आके जोड़ दिए भाई। किससे जोड़ दिए? बैटरी से जोड़ दिए। ठीक, अब जब आप इसे बैटरी से जोड़ दिए और साथ में एक कुंजी लगा लिए बंद और चालू करने के लिए, चलिए, और इसको ले आए माइनस वाले से जोड़ दिए। ठीक, अब जैसे ही बैटरी के प्लस और माइनस वाले प्लेट से जोड़ोगे तो इससे प्लस आवेश निकलकर इस प्लेट पे आ जाएगा और इस प्लेट पे धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? P1 प्लेट पे धनावेश हो जाएगा। और भैया जब आप ऋण वाला तार, बैटरी का ऋण वाला सिरा इससे जोड़ोगे तो इस पे ऋणावेश आ जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी? इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं? अर्थात दो समांतर प्लेटों को हम लोगों ने किसी बैटरी बी से जोड़ दिया है, साथ में एक कुंजी लगा लिया है। अब आप समझिए, मैक्सवेल भाई साहब आए और मैक्सवेल ने देखा कि मैक्सवेल के दिमाग में यह विचार आया कहां से। उससे पहले एम्पियर ने एक नियम दिया था। एम्पियर ने बताया कि भैया रेखीय समाकलन B इंटू DL इक्वल टू म्यू नॉट I, इसी चीज पे कार्य हुआ था। ये एम्पियर का जो नियम था ये गलत था। इसी को संशोधित करने के लिए मैक्सवेल ने कार्य किया। और मैक्सवेल ने क्या बताया? मैक्सवेल ने ये देखा कि जब किसी बैटरी के द्वारा इस संधारित्र में धारा प्रवाहित किया जा रहा था, इन दो समांतर प्लेटों में धारा प्रवाहित किया जा रहा था, तब यहां पर रखी जो कंपास सुई थी प्यारे बच्चों, उसमें विक्षेपित उत्पन्न हो रहा था, अर्थात वो विक्षेप कर रही थी। यानी कहने का मतलब है कि ओरेस्टेड ने बताया था कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इतनी बात तो एम्पियर ने बताया था, परंतु एम्पियर ने एक बात बोल के चले गए थे कि भैया इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं होगा, अर्थात यहां I इक्वल टू 0, मतलब प्लेटों के बीच धारा का प्रवाह नहीं होगा, प्लेटों के बीच धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही? ये एम्पियर ने बताया था, परंतु ये मैक्सवेल ने नहीं बताया। मैक्सवेल भाई साहब आए और उन्होंने ये बताया कि एम्पियर भैया आपका ये नियम यहां तक तो सत्य है, प्लेट के बाईं तक, यानी प्लेट के बाहर के जो नियम आपने दिया वो तो सत्य है, परंतु जब प्लेट के अंदर आप गए वहां पर आपका नियम गलत हो जाता है। एम्पियर बाबू साहब बताए थे कि प्लेटों के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगा, अर्थात प्लेटों के अंदर धारा शून्य है, परंतु मैक्सवेल भैया आए और मैक्सवेल ने बताया कि भाई साहब आप यहां आपका नियम यहां तक सही है, परंतु ये चीज गलत है। मैक्सवेल ने बता दिया। जब ये चीज बोले कि आपका नियम गलत है तो पूछा गया कैसे। आइए आप भी देखिए मैक्सवेल ने कैसे बताया था। अब देखिए, मैक्सवेल ने देखा कि जब हम बैटरी से करंट फ्लो कर रहे थे तो यहां पर रखी कंपास सुई विक्षेपित हो रही थी, परंतु जब यहां पर कंपास सुई रखे तो यहां पर किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं हुआ, परंतु प्यारे बच्चों, जैसे देखिए इतनी देर तक ये सेल जुड़ा था, इतनी देर तक ये कुंजी जुड़ी थी, तो कुंजी से करंट प्रवाहित हो रही थी और करंट प्रवाहित होने के कारण ये कंपास सुई विक्षेपित हो रही थी, परंतु ये वाली विक्षेपित नहीं हो रही थी, क्योंकि एम्पियर ने बताया था कि इसमें धारा का प्रवाह शून्य होगा। जब धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो काहे ये विक्षेपित होगा। परंतु मैक्सवेल ने देखा कि जैसे ही इसका कनेक्शन तोड़ दिया जाता है, अर्थात
जैसे ही धारा का प्रवाह होना बंद होता है, जैसे ही परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती, वैसे ही उन्होंने देखा कि ये देखिए, ये तो यहां कंपास सुई विक्षेपित हो गई। उन्होंने देखा कि जैसे ही हमने धारा का प्रवाह बंद किया, वैसे ही यहां पर लगी कंपास सुई अपने स्थान से हिल गई। ये देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने जैसे ही इसको जोड़ा, इस कुंजी को जोड़ा, और ज्यों ही धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हुआ, तो ये कुंजी, ये जो चुंबकीय सुई थी, फिर से विक्षेपित हो गई, फिर से अपने स्थान से हिल गई। फिर उन्होंने इसको कनेक्शन तोड़ दिया, फिर देखा कि कंपास सुई हिल गई, फिर जोड़ दिया, फिर कंपास सुई हिल गई। यानी उनके दिमाग में यह विचार आ गया कि अगर हम किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है, या हम कह दें कि जो विद्युत क्षेत्र है, अगर हम उसको परिवर्तित करेंगे तो प्लेटों के बीच भी एक धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम विस्थापन धारा का नाम देते हैं। क्या अब इतनी बातें आपकी क्लियर हुई प्यारे बच्चों? यही चीज लिखी गई है कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण परिपथ में उत्पन्न होने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है। कौन कहा था? मैक्सवेल ने बताया था। किसने बताया भैया? मैक्सवेल ने। बात समझ में आई? एक बार आप इतना यह समझिएगा कि परिपथ में ज्यों ही धारा चालू की जाती थी, तब ये विक्षेपित हो जाती थी, तो धारा स्टार्टिंग होती थी, और जैसे ही परिपथ की धारा बंद कर दी जाती थी, धारा शून्य हो जाती थी। धारा बदल गई ना, पहले शून्य था अब बदल गया। तो बदलने के कारण, किसके? विद्युत क्षेत्र के बदलने के कारण, विद्युत क्षेत्र के बदलने के कारण इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। आई होप कि आप विस्थापन धारा समझ गए होंगे। कहीं भी अगर डाउट हो प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में आप प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चर्चा करेंगे विस्थापन धारा की व्यंजक। विस्थापन धारा के लिए सूत्र की उत्पत्ति करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करते हैं, विस्थापन धारा की सूत्र। तो गाइस हम लोगों ने समझ लिया कि विस्थापन धारा उत्पन्न कैसे होती है। अब विस्थापन धारा के लिए, या हम कह दें कि विस्थापन धारा को समझने के लिए मैक्सवेल ने जो नियम दिए थे, मैक्सवेल ने जो दो समीकरण बताया था एम्पियर के नियम के मदद से, अब हम उनकी चर्चा करेंगे। साथ साथ विस्थापन धारा की व्यंजक का फार्मूला उत्पन्न करेंगे, अर्थात उसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे प्यारे बच्चों। तो उसके लिए थोड़ी सी हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जब आपने पढ़ा कि इसे आईडी से व्यक्त करते हैं, तो विस्थापन धारा आईडी का जो व्यंजक होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होता है प्यारे बच्चों। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होता है, और डी फाई ई बटे डी टी जो होता है वो समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन है। इसी के कारण तो उत्पन्न हो रहा था। अब हम इसी को समझने के लिए भैया मैक्सवेल एम्पियर के नियम समझते हैं। मैक्सवेल एम्पियर ने, जब एम्पियर ने बताया कि किसी बंद पथ से होकर गुजरने वाली जो धारा है, या किसी बंद पथ में जब धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ये चीज किसने बताया था? ये चीज एम्पियर ने बताया था। परंतु मैक्सवेल भैया आए और बता दिए कि भाई साहब आपका नियम गलत है, आप बच्चों को गलत ना बताइए। तो एम्पियर ने पूछा भैया मेरे नियम क्या गलत है, मेरा नियम क्या गलत है? तो इससे पिछले अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो बताए थे क्या गलत था। तो एम्पियर मैक्सवेल ने बताया कि भैया यहां आपने कहा कि धारा उत्पन्न हो रही है, प्लेट के बाहर धारा उत्पन्न हो रही, परंतु प्लेट के अंदर धारा उत्पन्न नहीं हो रही। मैक्सवेल ने कहा कि यहां पर भी धारा उत्पन्न होती है, और कैसे उत्पन्न होती है अभी कुछ मिनट पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। अब उसी को हम लोग गणितीय रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्यारे बच्चों एम्पियर का नियम क्या होता है। एम्पियर के नियम से अगर हम चर्चा करें एम्पियर का नियम क्या होता है, तो हमने पढ़ा के रखा है प्यारे बच्चों, समाकलन B इंटू DL इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई। ये चीज अब इन्हीं की मदद से हम लूप S1 के लिए निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, और लूप S2 के लिए। तो चलिए तो लूप S1 की बात करते हैं। लूप S1 के लिए
तो प्यारे बच्चों लूप S1 के लिए, तो लूप S1 में मान लेते हैं, माना कुछ चीजें हैं जो कि लिखना पड़ेगा। तो एक मिनट हम इसकी थोड़ी देर के लिए मूव कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं। माना समांतर प्लेट संधारित्र P1 और P2 है। माना समांतर प्लेट संधारित्र P1 व क्या है भैया, P2। P1 व P2 है। इतनी बात समझ में आई? ठीक भैया, इतनी बात समझ आ रही? P1 के दाईं ओर, P1 के दाईं ओर लूप S1 S2 है, दाईं ओर लूप S2 तथा बाईं ओर लूप S1 की कल्पना करते हैं। S1 की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक, अब लूप S1 के लिए अब धारा की वैल्यू निकालेंगे। तो रेखीय समाकलन B इंटू DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू क्या लगा देते हैं, T इंटू टी। यानी म्यू नॉट आई इंटू टी इसलिए लगाया प्यारे बच्चों क्योंकि जो धारा आई है वो T समय तक के लिए प्रवाहित हुआ है। तो T समय तक के लिए आई धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा लूप S1 में वो इतना होगा, इसके बराबर। इतनी बात समझ में आ रही? अब हम लूप S2 की बात करेंगे। किसके लिए भैया, लूप S2 के लिए। लूप S2 के लिए चर्चा करेंगे। अब लूप S2 के लिए क्या था प्यारे बच्चों, रेखीय समाकलन B इंटू DL इक्वल टू रेखीय समाकलन B इंटू DL इक्वल टू। तो लूप S2 के लिए भैया एम्पियर भैया ने क्या बता दिया था कि S2 में धारा ही नहीं प्रवाहित होगा, S2 में धारा ही नहीं प्रवाहित होगा तो वहां चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न नहीं होगा। तो लूप S2 के लिए उन्होंने क्या बता दिया, एम्पियर ने क्या बता दिया प्यारे बच्चों, 0 बता दिए। एम्पियर ने क्या बता दिया, 0। यानी लूप S1 के लिए एम्पियर का नियम ये है, लूप S2 के लिए एम्पियर का नियम ये है, क्योंकि धारा ही नहीं प्रवाहित होगा तो काहे का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तब मैक्सवेल ने एम्पियर भैया को बताएं कि यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, परंतु आपने वो धारा को लिया जो इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण उत्पन्न होता है, जिसे सम्मोहन धारा कहते हैं। आपने वो धारा नहीं लिया जो विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं, जो कि हम ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं प्यारे बच्चों। मैक्सवेल ने क्या बताया एम्पियर भैया को कि आपने वो धारा लिया जो धारा आवेशों के चलने के कारण उत्पन्न होता है, जिसे आप सम्मोहन धारा कहते हैं। तो आपने ये पाया लूप S1 में सम्मोहन धारा प्रवाहित हो रही थी, परंतु आपने उस धारा को लिया ही नहीं जो धारा S2 के लिए होता था, जिसे आप विस्थापन धारा कहते हैं। वहां विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन होता है। विद्युत क्षेत्र का क्या होता है प्यारे बच्चों, परिवर्तन होता है। तो यहां लगातार विद्युत क्षेत्र परिवर्तन होगा, जिसके कारण ये विद्युत बल रेखाएं लगातार लूप S2 से होकर गुजरती रहेंगी और बदलती रहेंगी प्यारे बच्चों। तो अब यहीं से विस्थापन धारा की जरूरत पड़ गई, जो कि सारा चीज अब हम लोग पहले ही बात कर लिए हैं। अब हम चर्चा करेंगे विस्थापन धारा के व्यंजक। चलिए, तो अब हम विस्थापन धारा के व्यंजक की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों मानते हैं, माना किसी क्षण T समय में, किसी क्षण T समय में dq आवेश प्रवाहित होने पर, dq आवेश प्रवाहित होने पर प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, आपने पढ़ा था प्यारे बच्चों, E इक्वल टू होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट।
हमने ये चीज पढ़ाया है गॉस के नियम से। गॉस ने बता दिया है कि भाई किसी भी दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये किसने बताया था? गॉस बाबा ने बताया। किसने बताया भाई? गॉस ने बताया था। पहले चैप्टर में हमने चर्चा की है। ठीक, अब इतनी बात समझ में आई। हम ये भी जानते हैं प्यारे बच्चों, जो सिग्मा होता है वो सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, जो कि Q/A के बराबर होता है। क्या ये वैल्यू यहां रख दें तो E के स्थान पे आ जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Q बराबर आ जाएगा E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। और भैया हम जानते हैं कि फाई E बराबर होता है E इंटू A, जब थीटा आपका क्या हो? 180 हो, तो ए के स्थान पे फाई रख सकते हैं। सॉरी, थीटा 180 नहीं, शून्य होना चाहिए। ठीक, तो जब हम क्या करते हैं यहां ई ए, तो ई ए के स्थान पे फाई ई रख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा जो व्यंजक मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? डी सॉरी क्यू है ना, तो क्या मिल जाएगा? क्यू बराबर इस ई के स्थान पे फाई ई रखा जा सकता है प्यारे बच्चों, और इनटू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन करने पर। तो प्यारे बच्चों जैसे ही टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी डी टी क्यू हो जाएगा बराबर, यहां से एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा और हो जाएगा डी डी टी फाई ई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अब ये जो डी अपान डी टी डी क्यू है ये आवेश के परिवर्तन के कारण, और प्यारे बच्चों आवेश के परिवर्तन के कारण प्राप्त धारा को ही हम कहते हैं विस्थापन धारा, जिसे हम आईडी से व्यक्त करते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आई डी के बराबर, इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी। ये आ जाएगा व्यंजक किसका प्यारे बच्चों? विस्थापन धारा का। किसका आ जाएगा? विस्थापन धारा का व्यंजक प्राप्त हो गया। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? ये एम्पियर के एम्पियर के नियम के अनुसार हमने चुंबकीय क्षेत्र S1 S2 की बात किया था, और वो रहा विस्थापन धारा का व्यंजक। अब प्यारे बच्चों विस्थापन धारा जब प्राप्त हो गई, तो विस्थापन धारा प्राप्त होने के बाद किसी बंद लूप के लिए, किसी बंद परिपथ के लिए मैक्सवेल ने जो क्या दिया समीकरण, वो हम देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए बस। यानी किसी बंद लूप के लिए, किसी बंद पथ के लिए मैक्सवेल के समीकरण क्या थे वो हम देखते हैं जब विस्थापन धारा का खोज हो चुका था। आइए हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों लूप S1 और S2 के लिए, जिससे यहां एम्पियर के नियम को देखा गया। अब वैसे हम देखेंगे मैक्सवेल का समीकरण क्या होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी आपने जितना चीज इस क्लास में पढ़ा उनसे आपका रिजल्ट क्या निकला? भाई विस्थापन धारा की खोज हो गई, विस्थापन धारा की उत्पत्ति हो गई, एम्पियर के नियम गलत साबित हो गए, आपने विस्थापन धारा का व्यंजक प्राप्त कर लिया। अब मैक्सवेल ने जब विस्थापन धारा की खोज की तो किसी बंद परिपथ के लिए, किसी बंद पथ के लिए जो धारा प्रवाहित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके वो दो कारण बता दिए कि भैया किसी बंद परिपथ में धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये एम्पियर ओरेस्टेड ने बताया था, और वो कितना उत्पन्न होता है वो बहने वाली धारा के म्यू0 गुना होता है, ये एम्पियर बाबा ने बताया था। परंतु मैक्सवेल ने क्या बताया? मैक्सवेल ने बताया एम्पियर भैया का नियम गलत है। अब क्या गलत है वो चीज बताए कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र केवल संयोजी तार, अर्थात केवल इसमें जो बहने वाली धारा होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, परंतु वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक संयोजी तार में बहने वाली धारा आईसी, जिसे हम संवहन धारा कहते हैं, उस पर निर्भर करता है। साथ साथ में संधारित्र की प्लेटों के बीच
जो विद्युत क्षेत्र परिवर्तन होता है उसके कारण जो धारा उत्पन्न होती है जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जो एम्पियर और मैक्सवेल का समीकरण होता है और रेखीय समाकलन B इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID, यानी संवहन धारा और विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। अब यहां से अगर हम ID की वैल्यू रखना चाहें प्यारे बच्चों तो रख सकते हैं। ID की वैल्यू आपने निकाला है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे क्या आ जाएगा dt। तो ये हो गया आपका प्यारा सा जो मैक्सवेल और किनका भी है, मैक्सवेल और एम्पियर का जो समीकरण था वो आपका मिल गया, ये आ गया। इस प्रकार आज की क्लास यहां पर क्या होती है प्यारे बच्चों, समाप्त होती है। आई होप कि आज की लेक्चर में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह गया होगा, और कहीं भी किसी प्रकार का डाउट रह गया होगा प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मुझे ये टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखें और एंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों, और अपने किए गए वादे और टारगेट को कभी मत भूलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।